बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई एम वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, चैप्टर 6 और इस चैप्टर का ये पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में स्टूडेंट हम ना केमिकल बॉन्ड इसको स्टडी कर रहे हैं। तो केमिकल बॉन्ड क्या है, काजेज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, ऑक्टेट रूल क्या है, ड्यूप्लेट रूल क्या है, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल क्या है। आज के इस लेक्चर में इन तमाम चीजों का हम अहाता करते हैं। तो आगाज करते हैं केमिकल बॉन्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, बॉन्ड से मुराद है अट्रैक्शन या बॉन्ड से मुराद है अट्रैक्टिव फोर्स। यानी पहली बात जो आप ज़हन में बिठाएंगे वो है बॉन्ड, और बॉन्ड का मतलब हुआ अट्रैक्शन, या आप इसे कह लें बॉन्ड मीन अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स। तो केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन की तरफ आए। केमिकल बॉन्ड क्या है? द अट्रैक्टिव फोर्स, द अट्रैक्टिव फोर्स which holds together, two or more atoms or ions to form a large variety of compounds is called chemical bond. My dear student, ये है डेफिनेशन केमिकल बॉन्ड की। तो पहली बात, बॉन्ड मैंने कहा कि अट्रैक्टिव फोर्स है, तो केमिकल बॉन्ड वो अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स टुगेदर, जो इकट्ठा बांध के रखती है, किसको? टू और मोर एटम्स या आइंस को, टू फॉर्म अ लार्ज वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स, दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। मसलन आपके पास ना ये है सोडियम आइन, दिस वन इज द क्लोराइड आइन। माय डियर स्टूडेंट, ये दो आइंस हैं। अब इन आइंस के दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो इनको होल्ड टुगेदर, इकट्ठा बांध के रखती है। आप उस अट्रैक्टिव फोर्स का नाम देते हैं आयनिक बॉन्ड। तो इसका मतलब हुआ आयनिक बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड विच होल्ड्स टुगेदर आइंस, जो आइंस को बांध के रखती है। हमने ना चैप्टर 4 में पढ़ा था कि ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन एंड ईच क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयन। इसका मतलब है कि हर सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन के साथ जो उसकी सराउंडिंग में अट्रैक्शन शो कर रहा है, आयनिक बॉन्ड बना रहा है। तो दिस अट्रैक्टिव फोर्स, दिस बॉन्ड, दिस केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। बिल्कुल इसी तरह ये मेरे पास ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन। माय डियर स्टूडेंट, ये वाटर है। वाटर में 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, और इन तीनों एटम्स के दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो इनको बांध के रखती है। और आप उस अट्रैक्टिव फोर्स को कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। तो इसका मतलब हुआ आयंस के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो आयनिक बॉन्ड, और मॉलिक्यूल्स में एटम्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स आ गई, जो केमिकल बॉन्ड आ गया, उसका नाम है कोवलेंट बॉन्ड। बिल्कुल इसी तरह आप एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी पढ़ते हैं। तो इसका मतलब हुआ आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ऑल दीज आर कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड की अगर मैं एग्जांपल में आऊं कि कौन कौन सी केमिकल बॉन्ड हैं, तो इसमें आ गया आयनिक बॉन्ड, वी हैव द कोवलेंट बॉन्ड, वी हैव द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को ना हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। कोवलेंट बॉन्ड, मैंने कहा कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। these are called chemical bonds। अब इन केमिकल बॉन्ड्स की बदौलत
आइंस आपस में हेल्ड हुए, एटम्स आपस में हेल्ड हुए, हमारे पास ये फार्मूला यूनिट बने, हमारे पास क्रिस्टल लैटिस बना, हमारे पास आयनिक कंपाउंड बने। ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये आपस में इकट्ठे होते जाएंगे, हमारे पास एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड बनता जाएगा। इसका मतलब है इन केमिकल बॉन्ड्स की बदौलत वी हैव अ लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड होगा हम उन्हें आयनिक कंपाउंड कहेंगे, और ऐसे कंपाउंड जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होगा हम उन्हें कोवलेंट कंपाउंड कहेंगे। जी स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट इसमें डिस्कशन आएगी काजेज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हेडिंग का मतलब है कि वो वजूहात बताएं जिसकी वजह से आयंस या एटम आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं। यानी मैं जानना चाह रहा हूं कि एटम्स आपस में क्यों कंबाइन होते हैं, उसकी वजूहात क्या है। माय डियर स्टूडेंट, दो बेसिक रीजंस हैं, दो बेसिक काजेस हैं। पहली बात, हर एक एटम चाहता है कि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करे। हर एक एटम चाहता है कि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करे। दूसरा, हर एक एटम चाहता है कि वो मॉलिक्यूल या आयनिक कंपाउंड की शक्ल में जाकर वो लोएस्ट एनर्जी स्टेट पे चला जाए। लोएस्ट एनर्जी स्टेट, बिकॉज लो एनर्जी स्टेट इज द स्टेबल स्टेट। ये दो वो वजूहात है जिनकी बिना पर एटम जो है वो केमिकल कॉम्बिनेशन शो करते हैं। मैं पहले ना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं। क्या मतलब है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की? स्टूडेंट, हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ना नोबल गैसेस है। नोबल गैसेस कह लो, हम इसे 8th ए ग्रुप कहते हैं और आप इसे 0 ग्रुप भी कहते हैं। हम इन्हें इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। इनर्ट गैसेस। नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं? नोबल गैसेस आपके पास है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। दीज आर कॉल्ड नोबल गैसेस। अब अगर आप इन नोबल गैसेस की प्रॉपर्टी स्टडी करें तो नोबल गैसेस आर ऑलमोस्ट इनर्ट। 3 बातें याद रखनी। नोबल गैसेस आर ऑलमोस्ट इनर्ट। इनर्ट का मतलब है ये किसी और से रिएक्शन नहीं करते, बॉन्ड नहीं बनाते, केमिकल कॉम्बिनेशन शो नहीं करते। दूसरी बात, यानी पहला पॉइंट आप ज़हन में रखेंगे कि नोबल गैसेस आर ऑलमोस्ट इनर्ट। दूसरा पॉइंट है कि हमारे पास ना इन सिर्फ जीनॉन के कुछ कंपाउंड मिले हैं। एक्सेप्शन में आप चले जाओ ना, एक्सेप्शन आपके पास जीनॉन के ना कुछ कंपाउंड्स हैं, यानी जीनॉन XeF4, XeF2 है, XeO, इसके बाद O3 लगा ले। इसी तरह जीनॉन के कुछ कंपाउंड स्टूडेंट मिले। इसका मतलब है कि अमंग नोबल गैसेस ओनली जीनॉन शो अ लिटिल टेंडेंसी टू रिएक्ट। बाकी जो एक नोबल गैस कभी भी दूसरी नोबल गैस के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगी। नो बॉन्डिंग बिटवीन नोबल गैसेस एटम्स। माय डियर स्टूडेंट, इसका मतलब हुआ कि नोबल गैसेस के जो एटम हैं वो स्टेबल होते हैं। उन एटम को किसी और के साथ केमिकल कॉम्बिनेशन की कतन जरूरत नहीं। मेरा क्वेश्चन, व्हाई द एटम्स ऑफ नोबल गैसेस आर स्टेबल, उसका आंसर 2 है, 2 बातें। यानी मेरा क्वेश्चन, व्हाई नोबल गैसेस आर इनर्ट। क्यों नोबल गैस का एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाता? रीजन क्या है? माय डियर स्टूडेंट, 2 बातें ज़हन में रखें, 2 पॉइंट। नंबर 1, नोबल गैसेस के अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो दे हैव कंप्लीट outermost
ऑर्बिट, आउटरमोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट होता है। नंबर 2, नोबल गैसेस एटम हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। ये दो बातें ध्यान में रखें, ये दो वो बेसिक रीजन हैं जिनकी वजह से नोबल गैस के एटम जो हैं वो स्टेबल होते हैं, और स्टेबल होने की वजह से हम कहते हैं वो किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, और यूं हम उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए इसमें मेरे पास ये हीलियम है, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। ये हीलियम का न्यूक्लियस, 2 प्रोटॉन, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये फर्स्ट ऑर्बिट जिसे आप के शेल कहते हैं, जिसके लिए n=1 है। माय डियर स्टूडेंट, हमने 2n² का फार्मूला पढ़ा। फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और हीलियम के इस ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। आई मीन हीलियम का s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन रखने की वजह से पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल, और दूसरी बात द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कंप्लीटली फिल्ड। दूसरी तरफ आ जाओ, अगर हीलियम के बारे में नियॉन की बात करूं, एटॉमिक नंबर 10, माय डियर स्टूडेंट 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz। अगर आप इसमें देखें 10 इलेक्ट्रॉन, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जिनका ये लिखा हुआ ना 1s2, इसका मतलब है दिस s बिलोंग टू फर्स्ट ऑर्बिट, और जिनके साथ ये 2 लिखा हुआ है ना, ऑल दीज ऑर्बिटल बिलोंग टू सेकंड ऑर्बिट। नियॉन के एटम में ये हमारे पास सेकंड ऑर्बिट आ गया, हम इसे कहते हैं एल शेल। इसके लिए n की वैल्यू आ गई 2, और 2n² फार्मूला में क्या बताता है, 2n² फार्मूला में बताता है कि इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, सेकंड ऑर्बिट में 2, 4, 6, 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब है दिस ऑर्बिट इज कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिट। मजीद इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने की गुंजाइश नहीं, ना ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा ना किसी से इलेक्ट्रॉन देगा। दूसरी बात, इस ऑर्बिटल में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसका मतलब है नियॉन के तमाम ऑर्बिटल पेयर्ड हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ना, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो उस ऑर्बिटल को स्टेबलाइज कर देते। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है नियॉन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बताती है कि इसमें किसी और एटम से केमिकल कॉम्बिनेशन की, केमिकल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं है। नियॉन का एटम ही इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, इसको मॉलिक्यूल फॉर्म में जाने की कतन कोई जरूरत नहीं है। नियॉन का एटम ही मॉलिक्यूल कहलाता है। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट, आप नियॉन के बाद आर्गान पे चले जाओ, एटॉमिक नंबर 18, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3px, 3py, 3pz। अगर आप 18 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करो, 2 और 2 4, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। अब देखिए इसमें 1s2, 1 फर्स्ट ऑर्बिट, 2s2, 2p6 सेकंड ऑर्बिट, एंड दिस वन इज द थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट, अगर आप थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गिनो, 2, ये वाला जो है 2, 4, 6, 8, आई मीन 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। सिमिलरली इधर देखिए 2, 4, 6, 8, नियॉन के भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप इसको ना जनरली नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, और सबका आप आउटर मोस्ट शेल देखेंगे ना, तो सबके आउटर मोस्ट शेल में ns2, np6, दिस वन इज द जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस।
और ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या बता रही है माय डियर स्टूडेंट? ये हमें बता रही है कि नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां से ना एक रूल आ गया और वो रूल है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल। अब ऑक्टेट रूल हमें क्या बताता है? ऑक्टेट रूल हमें बताता है कि हर एक एटम की ये टेंडेंसी है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाना चाहता है। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड द ऑक्टेट रूल। और ऑक्टेट रूल को फॉलो करके हर एक एटम अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसा करना चाहता है, क्योंकि नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं कि दैट इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब क्या? ऑक्टेट रूल क्या है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू हैव 8 electrons in outermost shell is called octet rule. My dear student, बिल्कुल इसी तरह एक ड्यूपलेट रूल भी है। ड्यूपलेट रूल क्या है कि अपने के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लाने की टेंडेंसी ड्यूपलेट रूल कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन एटम है, लिथियम एटम है, हीलियम ऑलरेडी फॉलो कर रहा है ड्यूपलेट रूल को। हीलियम के 1s2 एक ही ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट है, के शेल है और उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लाने का, रखने का जो रुझान है, टेंडेंसी, दैट इज कॉल्ड द ड्यूपलेट रूल। और के अलावा बाकी जो एल एम एन इन शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन उसको रखने का रुझान, दैट इज कॉल्ड द ऑक्टेट रूल। अब पीरियोडिक टेबल में मोर देन 112 एलिमेंट्स है। हमारी बुक में ना 112 का हो गया, लेकिन 112 से एलिमेंट्स की तादाद बढ़ चुकी है। अब इन 112 में से ना आप 6 माइनस कर दो, आई मीन ये नोबल गैसेस माइनस कर दो, बाकी आपके पास जो है ना वो 106 अबाउट 106 एलिमेंट्स है। और ये जो 106 एलिमेंट्स हैं इनके एटम्स चाहते हैं कि उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसी हो। अब अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैसेस जैसा करने के लिए ये एटम्स क्या करते हैं? ये एटम्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से इनके पास कैटाइन और एनाइन बनते हैं और उन एनाइंस और कैटाइन के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बदौलत उनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और यूं इन केमिकल बॉन्ड की बदौलत ये एटम जो है ये वेरियस कंपाउंड्स में कन्वर्ट होते जाते। तो इसका मतलब है ये जो वेरियस कंपाउंड्स बनते हैं, ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, इसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि एटम की ये खूबी है या एटम ये चाहता है कि उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोबल गैसेस जैसी। मसलन आप ना स्टूडेंट इस टेबल को देखें। इस टेबल में मेरे पास ये डिफरेंट एटम्स हैं। इन एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास। अब आगे मैंने ना बताया है कि इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने से पहले इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने के बाद इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव द सोडियम एटम। माय डियर स्टूडेंट, सोडियम एटम, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। जब सोडियम का एटम वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नियॉन जैसी हो जाएगी, नोबल गैस जैसी हो जाएगी और यूं सोडियम एटम सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बरक्स अगर आप सोडियम की बजाय मैग्नीशियम एटम की बात करो तो मैग्नीशियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बता रही है कि इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। आफ्टर द लॉस ऑफ दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स वी गेट द Mg2+ मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव आयन बना और इस मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसी है, नोबल गैस जैसी। मतलब यह हुआ कि सोडियम और मैग्नीशियम ये दोनों मेटल्स हैं, इन्होंने अपने वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन का लॉस किया और लॉस करने के बाद इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस आई मीन नियॉन जैसी होगी। इसके बरक्स अगर आप इस क्लोरीन एटम को देखें,
इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बता रही है कि इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड होगा, और जब आप क्लोरीन के एटम में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे यू हैव द क्लोराइड आयन। अब ये जो क्लोराइड आयन बना इसके वैलेंस शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोराइड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आर्गन जैसी है, एक और नोबल गैस जैसी। सिमिलरली अगर आप ऑक्सीजन एटम की बात करें स्टूडेंट, तो ऑक्सीजन एटम के वैलेंस शेल में अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन एटम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 और इलेक्ट्रॉन गेन करके ये आपके पास O-2 ऑक्साइड आयन बना, और यूं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नियॉन जैसी होगी। इसमें आप क्या देख रहे हैं? इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये जो एटम्स है ये बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोबल गैस जैसी, नियरेस्ट नोबल गैस जैसी कर लेते हैं, और यूं ये आयंस की फॉर्म में जाकर अपने आप को स्टेबलाइज कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इसके बरक्स आपने एटम्स के दरमियान शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पढ़ा है। मसलन मेरे पास ना ये हाइड्रोजन का एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। ये मेरे पास क्लोरीन का एटम है, क्लोरीन बिलोंग टू 7th ग्रुप, इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब होता क्या है, क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब क्या होगा, क्लोरीन और हाइड्रोजन में नेगोशिएशन होगी। क्लोरीन कहेगा मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, हाइड्रोजन कहेगा मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। अब क्या होगा, अब दोनों इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि वो 1-1 इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेंगे, शेयरिंग। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर बना, 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो पेयर बना, इस इलेक्ट्रॉन को पेयर को हम कहते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये दोनों एटम के दरमियान साझा है, मुश्तरक है, कॉमन है। अब ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कुछ देर अपना क्लोरीन के गिर्द रिवॉल्व करेगा और कुछ देर ये हाइड्रोजन के गिर्द, और यूं ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों एटम के दरमियान अट्रैक्शन का बॉन्ड का बायस बनेगा। अब इसमें ना तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना दैट इज कॉल्ड द कोवलेंट बॉन्ड। इस तरह आपके पास 2 किस्म की बॉन्डिंग होगी, एक आयनिक और कोवलेंट एनाइन कैटाइन के दरमियान आयनिक बॉन्ड, और एक जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह अगर ये इलेक्ट्रॉन का पेयर जो अभी शेयर्ड हुआ है, अगर ये इलेक्ट्रॉन का पेयर एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो फिर उसे हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये जो आयनिक बॉन्ड है, ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, ये जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी फॉर्मेशन क्या है, इसके एग्जांपल क्या है, और वो कंपाउंड जिनमें ये बॉन्ड पाए जाते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये तमाम चीजें हम इसी चैप्टर में आगे चल के पढ़े। माय डियर स्टूडेंट, अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने ये पढ़ा है कि तमाम एटम केमिकल बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसी हो जाए और यूं वो मॉलिक्यूल की शक्ल में या आयनिक कंपाउंड की शक्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब अगली बात, क्या ऑक्टेट रूल को फॉलो करके स्टेबिलिटी गेन करना, क्या ये एक हार्ड एंड फास्ट रूल है? क्या तमाम एटम्स इसको ओबे करते हैं? आंसर नहीं। माय डियर स्टूडेंट, याद रखना, ऑक्टेट रूल को ज्यादातर ना सेकंड पीरियड के एलिमेंट ओबे करते हैं। जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं या ऐसे एलिमेंट्स जिनमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाता है, वो ऑक्टेट रूल से डेविएट कर रहे होते हैं। जरा आए लिमिटेशंस एंड एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल। मैं आपको ना 2 बातें समझाता हूं। पहली बात, नंबर 1, इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, ये जो आप बात पढ़ा रहा हूं ना, ये अक्सर ना एमसीक्यू की सेंस में पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, डेफिशिएंट मीन कमी। माय डियर स्टूडेंट, मॉलिक्यूल भी होते हैं और आयंस भी।
यानी ऐसे आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। मसलन मैं आपके सामने एग्जांपल आता हूं, मेरे पास ये एक कंपाउंड है BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड। एक है मेरे पास ये BF3, सिमिलरली आई हैव द AlCl3 एंड मेनी मोर। अब इनमें जरा देखिएगा, ये मेरे पास बेरिलियम, माय डियर स्टूडेंट, बेरिलियम बिलोंग टू सेकंड पीरियड, तो इट बिलोंग टू सेकंड ग्रुप, इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, ये 2 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन, इट बिलोंग टू द 7 ग्रुप, इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। Similarly, here we have the chlorine atom, 1 2 3 4 5 6 and 7। ये BeCl2, beryllium chloride। My dear student, beryllium is the central atom while chlorine, these are the side atoms। ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। Beryllium is the central atom while chlorine, they are the side atom। No problem with side atom। मुझे क्लोरीन से कोई मसला नहीं है, क्लोरीन का मसला नहीं है। क्लोरीन को देखो 2 4 6 8, 2 4 6 8। क्लोरीन जो है ये ऑक्टेट रूल को फुल्ली सेटिस्फाई कर रहा है। असल जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम है बेरिलियम के साथ। ये बेरिलियम, बेरिलियम स्टूडेंट, बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल बेरिलियम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4 इलेक्ट्रॉन। आई मीन 4 लेस देन ऑक्टेट, ऑक्टेट से 4 कम है। इसका मतलब है BeCl2 में सेंट्रल एटम बेरिलियम वो ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं कर रहा, इसके बावजूद बेरिलियम इज द स्टेबल मॉलिक्यूल। इसी तरह BF3 की बात करते हैं, बोरॉन बिलोंग्स टू 3rd ग्रुप, 1 2 3, जो किसी भी एटम का ग्रुप होता है, एलिमेंट का ग्रुप होता है, उतने ही एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके साथ आप फ्लोरीन को ले लो, ये फ्लोरीन का एक एटम, फ्लोरीन बिलोंग टू 7th ग्रुप, क्लोरीन फ्लोरीन, तो 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह ये फ्लोरीन आ गया, इसके भी मैं ये 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो कर रहा हूं, ये फ्लोरीन का एटम आ गया। बिल्कुल उसी तरह मैं दोबारा बोलूंगा कि बोरॉन इज द सेंट्रल एटम वेल फ्लोरीन एटम्स आर द साइड एटम। ये दोनों जो टर्मिनोलॉजी है याद रखनी है, सेंट्रल एटम कौन है, साइड एटम कौन। अब अगला मेरा सेंटेंस भी सुने, नो प्रॉब्लम विद द साइड एटम, साइड एटम्स फुल्ली सेटिस्फाई द ऑक्टेट रूल। साइड एटम का मसला नहीं, मसला है सेंट्रल एटम का। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप साइड एटम्स को देखें, फ्लोरीन को देखें, 2 4 6 8, ये ओबे कर रहा है ऑक्टेट रूल को, ये ओबे कर रहा है, ये ओबे कर रहा है, तो प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है सेंट्रल एटम के साथ। बोरॉन में काउंट करो, 2 4 6, तो बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, 2 लेस देन ऑक्टेट, ऑक्टेट से 2 कम है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, आई मीन ऐसी स्पीशीज से मेरे मुराद है मॉलिक्यूल और आयंस, ऐसी स्पीशीज जिनमें सेंट्रल एटम 8 से कम इलेक्ट्रॉन रख रहा है, दो और कार्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। तो इसमें बेरिलियम क्लोराइड में Be और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बोरॉन। सिमिलरली आप क्लोरीन, यही सेंस बोरॉन की तरह क्लोरीन बिलोंग टू 3rd ग्रुप, इट हैज 3 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल एंड वी हैव 3 एटम्स ऑफ क्लोरीन, एक इधर, नो प्रॉब्लम विद क्लोरीन, क्लोरीन इज द साइड एटम, नो प्रॉब्लम विद साइड एटम। साइड एटम जो है ये ओबे कर रहा है ऑक्टेट रूल को, इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन। द प्रॉब्लम लाइज विद द एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हैव 2 4 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है ये जो मैंने आपके सामने मॉलिक्यूल लिखे, BeCl2, BF3, AlCl3 और इन जैसे और कई, इन मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है वो बॉन्डिंग के बाद उसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते और वो ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं कर रहा होता। सच स्पीशीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। जब मैं स्पीशीज कहता हूं ना तो उससे मेरी मुराद होती है मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। माय डियर स्टूडेंट, एक और पॉइंट,
एक्सटेंडेड कह लो या एक्सपेंड कह लो, एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल, एक्सटेंडेड या एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल। फिर मेरे पास चंद एग्जांपल्स आ गई। माय डियर स्टूडेंट, आई हैव SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड, SF6 IF7. Similarly, I have a very common chemical H2SO4 and many more. और कई एग्जाम्पल। अब इसमें देखिए SO3, मैं इसका ना आपको ये स्ट्रक्चर बना, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड। द सेंट्रल एटम इज सल्फर while oxygen are the side atoms. Central atom, side atom. Central atom is the sulfur. अगर आप ऑक्सीजन को देखोगे एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है। मैं दोबारा कह रहा हूं, मेरी डिस्कशन में प्रॉब्लम जो है वो सेंट्रल एटम के साथ है, साइड एटम का प्रॉब्लम नहीं है। काउंट करो इलेक्ट्रॉन, ये देखो ऑक्सीजन, ये शेड इलेक्ट्रॉन पेयर है ना। अगर आप ऑक्सीजन का वैलेंस शेल देखोगे तो ये आ गया 2 4 6 8। तो ऑक्सीजन हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो ऑक्सीजन फुल्ली सेटिस्फाई द ऑक्टेट रूल। ऑन द अदर हैंड अगर आप सल्फर को देखो, सल्फर को 2 4 6 8 10 12, तो सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 12। इट मींस सल्फर एटम हैज 4 electrons more than the octet. सल्फर 12 इलेक्ट्रॉन है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। अब इसका मतलब है कि सच स्पीशीज दे हैव एक्सटेंडेड या एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल, इनमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली SF6 की बात करते हैं, सल्फर सेंट्रल, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन और चौथा फ्लोरीन। ये जो मैं एक लाइन शो करता हूं ना, माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज द कोवेलेंट बॉन्ड, और ये लाइन 2 इलेक्ट्रॉन को जाहिर कर रही है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन सल्फर का। तो ये लाइन का मतलब है कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो SF6 6 में से 4 फ्लोरीन एटम अकोमोडेट हो गए, और इस ये मैं डॉटेड फॉर्म में शो कर देता हूं, ये डॉटेड फॉर्म। अच्छा, एक फ्लोरीन एटम इधर आ गया, अब हवा में तो मैं लाइन नहीं लगा सकता, ये फ्लोरीन एटम एक बिल्कुल पीछे चला गया, ये फ्लोरीन एटम। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट मैं दोबारा कहूंगा, सल्फर इज द सेंटर एटम, जबकि फ्लोरीन जो है ऑल दीज आर द साइड एटम्स। अब फ्लोरीन एटम में प्रॉब्लम नहीं है, फ्लोरीन एटम ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। प्रॉब्लम जो है ना वो सेंट्रल एटम के साथ है। अगर सल्फर के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन गिनो 2 4 6 8 10 12, इट हैज 12 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है इट विल आल्सो गोइंग टू बी एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल। सिमिलर केस विद द सल्फ्यूरिक एसिड। अब आप इन तीनों केसेस में देखोगे तो सल्फर जो है वो सेंट्रल एटम आ रहा है। इसमें IF7 में आयोडीन इज द सेंट्रल एटम, और अगर आप इसका लीवस क्रॉस एंड डार्ट फार्मूला बनाएंगे तो आप नोट करेंगे कि आयोडीन के वैलेंस शेल में 14 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 मोर देन ऑक्टेट। इसका मतलब है ये जो मैंने स्पीशीज आपके सामने लिखी, इनमें सेंट्रल एटम 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखता है, और ऊपर वाली जो मैंने स्पीशीज आपके सामने रखी उनमें सेंट्रल एटम 8 से कम इलेक्ट्रॉन रखता है। और ये जो सारे के सारे मैंने आपके सामने मॉलिक्यूल या इन लिखे, इनमें जो सेंट्रल एटम है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर, और मैंने इनको कैटेगरी किसमें रखा? एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्टेट रूल को ओबे करके स्टेबिलिटी गेन करना, दिस वन इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में ना हमने केमिकल बॉन्ड, उसके डेफिनेशन को पढ़ा, हमने आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इनको केमिकल बॉन्ड कहा। फिर हमने पढ़ा कि एटम्स केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों शो करते हैं, और हमने सारे का सारा जो वजन है वो इस 2 बातों पे लगाया कि एटम इसलिए केमिकल कॉम्बिनेशन शो करते हैं क्योंकि वो नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहते हैं। फिर हमने ऑक्टेट रूल को पढ़ा, ड्यूपर रूल को स्टडी किया, और एंड पे हमने ये कहा कि ऑक्टेट रूल को ओबे करके
स्टेबिलिटी गेन करना ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कई ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, कई ऐसे स्पीशीज हैं जिसमें एटम जो है वो केमिकल कॉम्बिनेशन शो करते हैं, लेकिन वो ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं कर रहे होते। माय डियर स्टूडेंट, जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा ना, उसमें हम केमिकल कॉम्बिनेशन की दूसरी रीजन, दूसरी काज उसको तलाश करेंगे, और वो हमारे पास है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान सिस्टम की एनर्जी लो होती है और लो एनर्जी की वजह से वो सिस्टम स्टेबलाइज होता जाता है। अल्लाह ताला, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।